तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कुछ दिन पहले की बात है, बल्कि 25 फरवरी की बात है। आपको इसी क्राइम तक की कहानी में सुनाया था हमने कि किस तरीके से मुकेश अंबानी, जो हिंदुस्तान के सबसे अमीर शख्स हैं, उनके घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर, एक लावारिस स्कॉर्पियो कार मिलती है, गाड़ी, और उसके अंदर 20 जेलेटिन जो विस्फोटक था वो मिलता है। एक मुंबई इंडियंस का बैग मिलता है और साथ में एक धमकी भरा खत मिलता है जिसमें मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को धमकी दी गई थी। बाद में फिर ये भी खबर आई कि जैशुल हिंद ने जिम्मेदारी ली इसकी। उसके बाद जांच हुई तो पता चला कि ये जो गाड़ी पे नंबर प्लेट है ये फर्जी है, लेकिन इंजन और चेचिस नंबर के जरिए ये पता चला कि ये गाड़ी किसकी है। पता चला कि ये जो गाड़ी है ये ठाणे में रहने वाले मनसुख हिरेन की है। 45 साल के मनसुख हिरेन, जिनकी 2-3 पेट्रोल पंप के बाहर कार एसेसरीज की दुकानें हैं, और ये उनकी गाड़ी थी। पुलिस मनसुख हिरेन तक पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है। अब यहां पे एक साथ कई चीज होती है। मनसुख हिरेन 18 फरवरी को विक्रोली पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट यह कि उनकी ये गाड़ी चोरी हो गई। रिपोर्ट के हिसाब से 17 फरवरी को ये गाड़ी लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने गाड़ी को हाईवे के किनारे छोड़ दिया और ओला पकड़कर वहां से निकल गए। अगले दिन सुबह मैकेनिक के साथ पहुंचे वो करीब 12 बजे। देखा तो गाड़ी है नहीं। इसके बाद शाम करीब 5 बजे उन्होंने जाके विक्रोली पुलिस स्टेशन में गाड़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। अब ये सारी बातचीत तो हो गई। इसके बाद आगे ये होता है कि पुलिस मनसुख से पूछताछ करने लगती है। कई बार पूछताछ करती है। 2 मार्च को मनसुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर, ठाणे के पुलिस कमिश्नर, इनको एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि कैसे पुलिस और कुछ मीडिया के लोग उनको तंग कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी मिली थी उसके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, जबकि उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी। ये सारी बातें हो रही थी। अभी तक भी ठीक था। अचानक इस रिपोर्ट के 2 दिन बाद 2 मार्च को उन्होंने ये कंप्लेंट लिखाई थी। रात करीब 8 बजे मनसुख हिरेन के पास एक फोन आता है और फोन पे कहा जाता है कि आप पुलिस स्टेशन आए, हम आपसे कुछ पूछताछ करने वाले हैं। मनसुख 8:15 बजे घर से निकलते हैं ये कहकर कि वो जल्दी लौट आएंगे, लेकिन 10 बजे तक वो लौटते नहीं है। 10 बजे जब वो लौटते नहीं है तब उनकी पत्नी जो है उनको फोन करती है, फोन स्विच ऑफ। वो परेशान हो जाती हैं। इसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। रात भर तलाश होती है लेकिन वो मिलते नहीं है। फोन का आखिरी लोकेशन जो था वो विरार और मीरा रोड के आसपास था। पुलिस उसी लोकेशन के जरिए उनकी तलाश करती है लेकिन मिलते नहीं। अगले दिन सुबह मीरा रोड और विरार से करीब 40 किलोमीटर दूर एक नदी में किनारे कीचड़ में उनकी लाश मिलती है, मनसुख हिरेन की, जिनकी गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के बाहर इस्तेमाल किया गया था लावारिस पार्क करने के लिए और उसमें बॉम्ब रखकर। अब मनसुख हिरेन की लाश मिलना अपने आप में चौंकाता है, क्योंकि एक बड़ा मामला, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उन्हीं की गाड़ी है, उन्हीं की गाड़ी को वहां रखा गया है। समझ में नहीं आता क्या हो। इस बीच में अचानक ये होता है कि जब लाश मिलती है तो शुरुआत में पुलिस को ये लगता है कि मामला खुदकुशी का है, लेकिन लाश के साथ कुछ अजीब चीजें थी। करीब 7 रुमाल उनके चेहरे पर और एक काला स्कार्फ। तब खुदकुशी करने वाला शख्स जो नदी में डूबे वो रुमाल साथ बांधे, स्कार्फ से चेहरा ढके, ये मुमकिन नहीं। दूसरा, मनसुख हिरेन एक अच्छे स्विमर थे, तैराक थे, बल्कि जो सोसाइटी में जहां पे वो रहते थे वो तमाम बच्चों को भी तैराकी सिखाते थे। तो अब सवाल ये था कि आखिर एक इतना अच्छा तैराक अगर खुदकुशी करता है तो डूबने का ही जरिया क्यों चुनता है? और फिर साथ रुमाल, स्कार्फ, ये सारी चीजें तो ये बड़ी अजीब थी। घर वालों का मानना है कि वो खुदकुशी कर नहीं सकते। जो शख्स पुलिस परेशान जो कर रही है उसके लिए कंप्लेंट लिखा रहा है वो एक सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ता है, तो ये भी एक हैरत की बात थी। और सुसाइड करने की कोई वजह उनको नजर नहीं आती है। अब इसके बाद ये मामला भी जो है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख कि ये मामला खुदकुशी का है, लेकिन हर पहलू से पुलिस जांच कर रही है। इस दौरान में जो अंबानी के घर के बाहर जो चीजें हुई वो केस सौंप दिया गया एटीएस को। अब विधानसभा में अचानक पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कुछ चीजें कही जिसके बाद ये सारे शक और सवाल एक साथ खड़े हो रहे हैं। अब ये क्या है ये आपको सिलसिलेवार बताता हूं। देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से 25 फरवरी को जब ये स्कॉर्पियो मुकेश अंबानी के घर के बाहर लावारिस खड़ी मिली, तब मुकेश अंबानी के किसी सुरक्षा गार्ड ने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल किया
अब 100 नंबर पर कॉल करने के बाद लोकल पुलिस को पहले आना चाहिए, लेकिन वहां पहुंचते हैं बकौल देवेंद्र फडणवीस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे। सबसे पहले वो आके तफ्तीश करते हैं, वही देखते हैं, गाड़ी की तलाशी लेते हैं, उसी में से 20 जिलेटिन मिलता है। इसके बाद में सचिन वाजे को ही इस केस का आईओ भी बना दिया जाता है, जांच अधिकारी। अब यहां तक सारी चीजें ठीक है। अब इसके बाद कई इत्तेफाक शुरू होते हैं। जांच में पता चलता है कि सचिन वाजे, मनसुख हिरेन, ये एक दूसरे को दोनों जानते हैं। सचिन वाजे भी ठाणे के रहने वाले, मनसुख भी ठाणे के रहने वाले। इसके अलावा 100 नंबर पे जब कॉल हुआ तो सबसे पहले सचिन वाजे पहुंचे, जबकि लोकल पुलिस को पहुंचना चाहिए था। इसके अलावा इन दोनों के बीच में जो कॉल डिटेल की बात आ रही है वो ये कि पिछले साल 25 जून से ही लगातार सचिन वाजे और मनसुख ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। बहुत सारे कॉल किए गए एक दूसरे को, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और बड़ा इत्तेफाक कि जब ये दोनों गाड़ियां मुकेश अंबानी के घर में आई थी, एक स्कॉर्पियो और उसके पीछे पीछे एक इनोवा चल रही थी, तो मुकेश अंबानी के घर जब ये गाड़ी आई तो उसका ये सिरा मिला कि ये ठाणे से गाड़ी चली थी। गाड़ी स्कॉर्पियो पार करने के बाद उस गाड़ी का ड्राइवर उस इनोवा में बैठता और वो इनोवा भी आखिरी बार ठाणे में देखा गया। मनसुख हिरेन का घर भी ठाणे में, सचिन वाजे का घर भी ठाणे में, दोनों के बीच बातचीत पिछले साल जून से। तो ये सारी चीजें हैं क्या? एक ऐसा केस जिसमें एक पुलिस अफसर सबसे पहले पहुंचता है, वही आईओ होता है। एक ऐसी गाड़ी जो चोरी हुई जिसका मालिक उस पुलिस अफसर का दोस्त है या जानकार है, दोनों के बीच फोन पे बातचीत हो रही है। ये सारा महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे इत्तेफाक एक साथ होते हैं तो शक और सवाल खड़े होते हैं, और वही शक और सवाल अब खड़े हो रहे हैं। क्योंकि उसके बाद ये हुआ कि सचिन वाजे को इस केस से जो जांच अधिकारी थे वो उनको हटा दिया गया और मामला एटीएस को सौंप दिया गया। अब एटीएस जांच कर रही है, तो पहले सचिन वाजे को आईओ बनाना, फिर उनको इस जांच से हटा देना। उसके बाद जिस शख्स की गाड़ी चोरी हुई उस शख्स के साथ सचिन वाजे का रिश्ता, दोनों के बीच फोन पे बातचीत, ये सारी चीजें जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनके हिसाब से, जो उन्होंने विधानसभा में बाकायदा कहा है, मतलब एक गंभीर इसको तौर पे लिया जा सकता है। मामला टेररिज्म से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि गाड़ी में से जिलेटिन मिलता है और उसके बावजूद फिर एक जैश उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन वो उसका क्लेम करता है। लेकिन इसमें भी एक नया पेच आता है। बाद में जैश उल हिंद जो है, जिसने ये क्लेम किया था कि ये हमारा काम है, उसने कहा कि हमने कभी ऐसा कोई क्लेम ही नहीं किया, तो वो फर्जी क्लेम था। तो अब ये क्लेम किसने किया? ये भी एक सवाल है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मौत हुई, जिस शख्स की गाड़ी थी जिसको चोरी किया गया, उसकी रहस्यमय मौत, वो खुदकुशी है, कत्ल है, नहीं मालूम, जांच हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई उसमें भी मौत की वजह भी साफ नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि अभी वो इसकी विसरा रिपोर्ट और बाकी जो केमिकल एनालिसिस है उसका इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो एग्जैक्ट पता कर सके कि आखिर ये है क्या, मौत की वजह क्या, डूबने से मौत हुई, कत्ल है या कुछ और वजह है। पुलिस शुरुआती तौर पर यही कह रही है कि मामला खुदकुशी का नजर आता है, लेकिन जो परिवार वाले हैं मनसुख का, उनका कहना है खुदकुशी की कोई वजह नजर नहीं आती है। चूंकि ये केस सीधे सीधे मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली एक लावारिस कार जिसमें जिलेटिन जैसे विस्फोटक हैं उससे जुड़ा हुआ है और उस कार के मालिक से जुड़ा हुआ है। तो कई बार हम लोग नॉवल में और फिल्मों में देखा हमने कि कोई क्राइम होता है, उसके बाद जो सस्पेक्टेड होता है, जिस पे शक होता है, पता चला कि वही मारा गया। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि एक कार बरामद, कार का मालिक मिल जाता है, लेकिन कार के मालिक के रहस्यमय मौत हो जाती है। तो इन सारी चीजों ने कुल मिलाकर इस केस को पेचीदा बना दिया है। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर ये साजिश है क्या, वाकई किसी टेररिस्ट ग्रुप का ये हाथ है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। जिस शख्स की गाड़ी में जिसमें बॉम्ब, उस शख्स की मौत, पुलिस की अभी जांच बीच में। तो कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से इसको अब फिर राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है, विधानसभा में चूंकि मामला उठाया और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका वहां कहना, बाकायदा ये कहना, सीडीआर कॉल डिटेल, उनका तो ये भी दावा है कि ये दोनों के बीच, सचिन वाजे और मनसुख के बीच में करीब साल भर में 200 से 300 बार बातचीत हुई है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड बताता है। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे इत्तेफाक कुल मिलाकर इस केस में कई सारे शक और सवाल पैदा कर रहे हैं, और इसीलिए मनसुख की मौत अपने आप में इस वक्त बहुत पेचीदा है। क्या इस मौत का उस कार से कोई रिश्ता है? क्या इस मौत का उस धमकी से कोई रिश्ता है? क्या इस मौत का उस टेररिज्म से कोई रिश्ता है? या फिर ये साजिश कहीं और कुछ बड़ी है? कहीं ये कुछ प्लान करके तो नहीं किया गया, ये प्लांटेड तो नहीं है? ये सारे शक और सवाल उठ रहे हैं। और
जब तक मनसुख की मौत की पूरी वजह सामने नहीं आ जाती है तो शायद तब तक ये बात अभी अधूरी है। उसके बाद हो सकता है ये मामला कहीं और मोड़ ले ले। तो इंतजार कीजिए फाइनल मौत की वजह का क्या होता है। लेकिन अभी शक और सवाल बना हुआ है और साजिश को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। तो कहानी में आज इतना ही, वक्त कम है कि कोई काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आज कहानी ऐसा ना कि हो ही नहीं, तो आप तक ये पहुंचाना भी ज़रूरी था। तो आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।